कश्मीर पर वीडियो बनाने में इतना वक्त क्यों लग गया? किसी भी चीज़ के ऊपर राय बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। जब पिछले साल जून में इज़राइल और ईरान की जंग हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। फिर मैंने कई महीनों पढ़ा, तो जब वापस जंग छिड़ी तब मैंने वीडियोस बनाई, क्योंकि तब तक मुझे उतने महीनों में पढ़कर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। इसी तरह जब ये लोगों ने कहा कि आप वीडियो बनाएं, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो वो काफ़ी दिन लग जाते हैं। होपफुली जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे आपको आइडिया होगा कि जो इतने दिन लगे हैं वो किस वजह से लगे हैं। मैं राय बनाऊंगा, फिर मैं राय दूंगा। वो एक और बात है कि मेरा आजकल वाकई करंट अफेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे वह तो मेरी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी वीडियो नहीं आई। अगर तो मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा हूँ, किसी पार्टी से पैसे लेता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूँ, तो भाई मैंने तो अपने पैसे हराम कर दिए, मैंने तो सैलरी का काम पूरा ही नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। साथ ही साथ इतनी चीज़ें हो रही हैं कि वो एक ह्यूमन माइंड प्रोसेस ही नहीं कर सकता। डॉक्टर महानूर, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज ऑनेस्टली जो वो वीडियो है अटैक की, मुझसे वो देखी भी नहीं जा रही। और बंदा क्या बोले, कितनी दफ़ा बोले, आप कंडेम ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। एक और वजह ये भी है कि जब कोई चीज़ हो रही हो, स्पेशली आपसे दूर हो रही हो, स्पेशली एक ऐसी जगह पे हो रही हो जहाँ से तहकीक हुई हुई ख़बरें आना मुश्किल हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया और जर्नलिस्ट अपना काम नहीं कर रहे हों। मैं ओपिनियन देता हूँ, मैं न्यूज़ बनाता नहीं हूँ, ना मैं न्यूज़ रिपोर्ट करता हूँ। जो न्यूज़ रिपोर्ट हो जाती है, जो डॉन में छप जाती है, उस पर मेरी क्या राय है, मेरा क्या टेक है, मेरा क्या एनालिसिस है, वो मैं ऑफ़र करता हूँ। मेरे पास इतने ज़राए नहीं हैं, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको लाइव बता सकूं। मैं जैसे ही इशू हो कैमरा ऑन करके व्यूज़ ले सकूं, हर ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। बी स्पेसिफिकली कश्मीर के केस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तरफ जो है वो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो छोटी सी भी चीज़ हो तो वो उसको इस तरह से पेश करते हैं कि अब तो बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है, कराची पोर्ट तबाह हो गया है, लाहौर जो लाहौर की बंदरगाह है वो टेक ओवर हो गई है। उसी तरह जो इंडियन न्यूज़ हो रही थी कि कई 100 लोग जो हैं वो मारे गए हैं या मार दिए गए हैं, उसकी कोई तहकीक शुदा इन्फॉर्मेशन ना मिली है, ना किसी इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे ने। लोकल हम छोड़ देते हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। तो आप गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा, उसका दूसरा मसला ये है कि गोदी मीडिया जो बात करे वो हमारे जो यूथ ट्यूबर हैं वो उसको सच मानकर एम्पलीफाई करना शुरू हो जाते हैं। मोहित पीरज़ादा ने तो तरले करने शुरू हो गए इंडियन गवर्नमेंट के कि यार आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएं आप। तो मेरी जो रिक्वेस्ट अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील न करें टुवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमैटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, उससे ज़्यादा गंदी डील होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड न करें और उस इकोसिस्टम में जहाँ ये राय साजी की जा रही है और दूसरी तरफ हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं उनको व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि भाई छोड़ दो। जो एक मशहूर ज़माना PMLN का रेबीज़ वाला डॉगी है, वो जो सिंधियों को गालियाँ देता था वो कश्मीरियों को गालियाँ दे रहा है। ही इज़ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। बट मोस्टली जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट आउट्स हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट से छोड़ा जाता है वो वही शुरू हो गए, रॉ की साजिश है, इंडियन साजिश है। तो ये इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के प्रोपेगेंडा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के प्रोपेगेंडा के बीच में से खोज के निकालना कि सच है क्या, ये ऑनेस्टली एक हरक्यूलियन टास्क है। ये हमारी तरफ बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आप कश्मीर की तरफ मतलब हुआ की करेंगे, अब जो तुम्हारे साथ हम करें। तो ये इनका पस मंजर है, ऐसा सदियों से नस्लों से ऐसा कंट्री के मारे हुए लोग जिनको वैली के मुकाबले के अंदर, ये लोग वो हैं कि वैली के ऊपर जुल्म होता था, जब वहाँ पे खवातीन के रेप होते थे, जब बच्चे जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर मारे जाते थे, तो ये हरामी जो है ये सेलिब्रेट। मैंने अक्सर ये मुहावरा इस्तेमाल किया है कि जब आपके पास सिर्फ हथौड़ा हो तो आपको हर मसला कील लगता है। हमारे इस्टेब्लिशमेंट का यही मसला है कि दे आर ट्रेंड टू अटैक, दे ट्रेंड टू विन। वो जो एक आर्मी मेंटालिटी है ना, तो वो हर चीज़ बैनिस्तान, क्या मसला है बैन कर दो, उठाओ फेंको जूते डंडे। इस तरह से मुल्क नहीं चल सकते। आपने जो पक्की ख़बर है कि JAC को जो बैन किया था, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसको स्टूपिडी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं यार। मारंग बलोच को उठा के आपने जेल में डाल दिया, JAC को आप ये करते हैं। सिंध में अगर तहरीक हो तो ये रॉ फंडेड क्या होता है वो प्रोविंशलिज्म की जो बातें करते हैं,
कौम परस्त जाहिल, ये इस तरह की बातें कर कर हर राइट्स बेस्ड मूवमेंट को PTM जी रॉ फंडेड, ईमान मज़ारी जी इंटरनेशनल फंडेड, जो ह्यूमन राइट्स की बात करें पाकिस्तान में, ये यहूदी साजिश रॉ साजिश बोल के घर जाके सो जाना, बैन कर देना, जूते मारना, डंडे मारना, इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता। जो AJK, मैं कश्मीर बोलूँगा, समझ जाइएगा कि मैं AJK की बात कर रहा हूँ। कश्मीर और AJK में इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा। आई मीन एवरी टाइम आई से कश्मीर आई मीन AJK, आई डोंट मीन इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का कश्मीर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस वीडियो। तो जो कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर, उन्होंने बोला हाँ BBC पे इंटरव्यू देते हुए कि बैन के कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बड़ी बात है। ये मजाक जो आप लोगों ने बनाया हुआ है ना कि जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करेगा वो बैन कर दिया जाएगा और ये लेबल कर दिया जाएगा कि रॉ की साजिश है। अच्छा, पहले आप बैन करें, फिर आप बोलें रॉ की साजिश है, फिर उनसे ही निगोशिएशन कर रहे हैं। तो फिर क्यों निगोशिएशन कर रहे हैं आप? ये नॉनसेंस मेंटालिटी से हमें बाहर आना पड़ेगा। मैंने अपनी राय कायम करने के लिए हर पार्टी को बहुत सुना है, पूरे हफ्ते सुना है, घंटों घंटों सुना है। होपफुली जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे हमारे TPE के मैजिक फार्मूला SPT के साथ, सब्र प्यार तहम्मुल के साथ, तो आपको आइडिया होगा कि ये वीडियो बनाने में इतनी देर क्यों लग गई। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जो करंट वायलेंस हो रहा है उसमें आप कंडेम ही कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अवाम और स्टेट का जब भी क्लैश होता है तो मेरी हमदर्दियाँ अवाम के साथ ही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि किसी ने CMH रावलकोट पे हमला किया। ये बेवकूफ़ी है, ये वायलेंस है। लेकिन जो पुलिस ने ब्रूटैलिटी की, जो गोलियां चलाईं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाईं, ये अनएक्सेप्टेबल है। कंडेम तो एक छोटा लफ्ज़ है, इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में प्रोटेस्ट होनी चाहिए। कि आप कैसे, कोई ह्यूमन राइट्स की प्रोटेस्ट कर रहा है, आप उठाकर उन पर गोलियां चला दोगे, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है चीज़। ज़ाहिरी बात है फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस पे अपना वो मंजर बेचना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये एक ह्यूमन राइट्स की बात है। इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोटेस्टर्स की तरफ से अगर कोई वायलेंस हो तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा, नहीं। जो ख़बरें आ रही हैं, रॉयटर्स की हों, BBC के हों, इंटरनेशनल ख़बरें आ रही हों, AP की हों, 11 कुछ लोग 7 बोल रहे हैं, कुछ लोग 11 बोल रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7 प्रोटेस्टर्स हैं और 4 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं थ्रू आउट जो ये कॉन्फ्लिक्ट चला है या करंट क्राइसिस चला है। दीज आर द नंबर्स जो इंटरनेशनली न्यूज़ में रिपोर्ट हुए हैं एंड दीज आर द नंबर्स आई एम कंफर्टेबल सेइंग। तो अगर 4 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मरे हैं या 7 प्रोटेस्टर्स मरे हैं, इसी तरह इंजरीज़ भी इसी तरह हैं कि अगर 50 से 70 प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हैं और पुलिस वाले जो हैं वो 20 से 30 इंजर्ड हैं, तो वो दोनों तरफ से जो फायरिंग हो रही है ज़्यादातर ज़िम्मेदारी स्टेट की तरफ ही जाएगी। लेकिन दोनों तरफ के ही वायलेंस को हम ज़ाहिरी बातें कंडेम करते हैं। मुझे बहुत सारे, ये वीडियो मैं बना भी इसीलिए रहा हूँ और इतनी मेहनत मैंने इस हफ्ते इसीलिए की है कि कश्मीर से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोगों ने कहा, जो आवाम की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि यार ये नंबर्स गलत हैं, ऑन ग्राउंड और ज़्यादा डेथ्स हैं। अगर न्यूज़ में 2 रिपोर्ट होती हैं तो मुझे कश्मीर से मैसेज आता है कि 3 तो मेरे सामने मरे हैं। लेकिन अगर मैं ख़ुद तस्दीक नहीं कर सकता ये चीज़ें, तो मैं ये रिपोर्ट नहीं कर सकता। जिस चीज़ पे मैं बात कर सकता हूँ वो इस मसले की तारीख़ है। कश्मीर की जो तारीख़ है या कश्मीर का जो मसला है वो पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को पता होगा। तो इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का जो इशू है उसकी तारीख़ मैं नहीं बताऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। जो शायद आपको इतना ना पता हो वो 1949 का कराची एग्रीमेंट है। उसमें जो एक चीज़ है कि पहले तो पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को साइड पर कर दिया कि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर एक जनरल एग्रीमेंट हुआ कि थिंग्स लाइक डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी ये पाकिस्तान करेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कश्मीर के लोग करेंगे, जब तक कोई एक फाइनल सोल्यूशन नहीं बन जाता। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ सपोज टू बी अ टेम्परेरी एग्रीमेंट। और क्योंकि वो जो फाइनल सोल्यूशन है, जो एक कश्मीर का हल निकलना है, वो आज तक नहीं निकल सका, तो वो जो एक स्टेबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन पैदा होती है वही करंट क्राइसिस का भी जड़ उसकी उसी में है। जहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट होती हैं, लोग अपनी राइट्स की बातें करते हैं, मसले मसाइल होते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट होती हैं, बट क्योंकि एक क्लैरिटी है, एक स्टेटस जो है वो प्रीटी मच प्रोविंस के लेवल का ही है डिफैक्टो, तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। कश्मीर में ये चीज़ें फ्लक्स में ही रहती हैं। कश्मीर में पहले अक्टूबर 1947 में जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ तो वो एक इनकलाबी हुकूमत जिसको कहते हैं उसको वो आई और वो 1974 में जाकर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बना। उससे पहले जो है
पहले अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी और इसी तरह चीज़ें चल रही थी। जो करंट क्राइसिस है वो भी इट गोज़ बैक टू 1947 बिकॉज बहुत सारी डिमांड्स हैं, बट जो बेसिक डिमांड है, जो मेन डिमांड है, जो हमारी इस वीडियो का भी फोकस रहेगा, वो 12 मुहाजिरीन की जो सीटें हैं कश्मीर के असेंबली में, वो बेसिक मसला है। उसके ऊपर सारे फड्डे हैं। गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमने 37 डिमांड्स मान ली हैं, ये 38 जो है सारा का सारा मसला इसके ऊपर है और ये मसला जो है ये 1947 का ही मसला है। एक बस कैविएट में ये दे दूं कि जो नेशनल पॉलिटिक्स हैं उनको कश्मीर पे ना प्रोजेक्ट करें। कश्मीर की अपनी पॉलिटिक्स होती है, उसको आपको यूनिकली देखना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में जो हो रहा है बाकी रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है और पीएमएलएन और पीपीपी पीटीआई मिलकर पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं, तो हो सकता है कि कश्मीर में पीटीआई और पीपीपी मिलके पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हों। तो उसकी एक यूनिक हिस्ट्री है। जो अभी करंट पॉलिटिकल डेडलॉक है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल वैक्यूम है जिससे जेएसी पैदा भी हुई, वो शुरू हुआ 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई। उन्होंने कयूम नियाज़ी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिर ख़ुद ही पीटीआई के लोगों ने ही बोला कि भाई ये करप्ट इंसान है और उसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन लिया है। अच्छा, कश्मीर और पाकिस्तान का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है उसमें थोड़ा ये फ़र्क होता है कि पाकिस्तान में आप VONC जब लाते हो तो आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हटाना होता है। AJK में फ़र्क ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रिप्लेसमेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम भी लिखना होता है। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आप सिर्फ हटा नहीं रहे, आप दूसरा बना भी रहे हो। उससे फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि जो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहा है उनका सिर्फ ये कंसेंसस होना काफ़ी नहीं है कि आप इस प्राइम मिनिस्टर को हटाना चाह रहे हैं। उनका ये भी कंसेंसस होना चाहिए कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो पीटीआई ने उनको हटाया और फिर पीटीआई ने सरदार तनवीर इलियास जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। वो कश्मीर के लोग ही आपको बता सकते हैं कि वो कितने अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। इस्लामाबाद में तो उनका ज़्यादा टाइम गुजरा। कश्मीर की रिसोर्सेज जो हैं वो ज़मान पाक के बाहर प्रोटेस्ट में लग रही हैं। तो पीटीआई में ही अनवारुल हक ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया अपने ही कैंडिडेट के ख़िलाफ़। तो वो एक बड़ा स्प्लिट आ गया पीटीआई के अंदर ही, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक ने फिर सरदार तनवीर इलियास को भी हटा दिया। पीपीपी पीएमएलएन ने पीटीआई के इस फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट किया और 53 में से 48 जो वोट्स हैं वो मिले इसके फेवर में। पीटीआई की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो कयूम नियाज़ी, जिनको पहले करप्शन पे निकाला था, उन्हीं को वापस रीइंस्टेट करना चाहते थे। तो ये जो एक म्यूज़िकल चेयर्स हुआ 2-3 साल, ये जो एक कंप्लीट कन्फ्यूजन हुई कि भाई क्या लीडरशिप है, क्या मजाक चल रहा है, और पाकिस्तान में जो ये इसी तरह की म्यूज़िकल चेयर्स चल रही थी और क्लैरिटी नहीं थी, उसका भी एक इफ़ेक्ट कश्मीर के ऊपर हुआ। उसने एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया कि भाई ऑपोजिशन कहाँ है, ये तो सब आपस में ही मिल गए हैं और आवाम की जो आवाज़ है वो कोई नहीं उठा रहा। ये लोग एक एलीट सर्कस जो है वो लोग चला रहे हैं ये पार्टीज़। तो आवाम को ऐसा लगा कि हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं हो रही। वहाँ से JAC का जन्म होता है। कश्मीर की जो सिविल सोसाइटी थी, प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने मिलकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई। उनका जो टारगेट था वो अनवारुल हक और बाकी जो लीडरशिप है वो था। मेन उनका जो फोकस था कि वीट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक राइट्स बेस्ड मूवमेंट। मतलब उनका चार्टर ये नहीं था कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर को वापस आप बनाएं या ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है। वो ज़ातियात से बाहर निकलकर, शख्सियात से बाहर निकलकर राइट्स पे बात कर रहे थे कि भाई ये डिमांड्स हैं, ये हम कश्मीर के लोग हैं, ये हम चाहते हैं, इसको आप कबूल करें। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तो ट्रेडिशनली उसी इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर का हिस्सा रही है। उन्होंने बोला इन सब को बाहर रखो, हमारा इनमें इंटरेस्ट नहीं है। जो मिनिस्ट्री के पर्क्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं अपने फ़ायदे ले रहे होते हैं, अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, सब्सिडीज़ ले रहे होते हैं, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, हमें राइट्स दिए जाएँ, हमें सब्सिडीज़ दी जाएँ। तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने $86 मिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया। अब वो आटा कश्मीर में 3100 का मिल रहा था आटे की बोरी, वो 2000 की कर ली गई। अब जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है और स्पेशली इंडिया की वजह से पाकिस्तान भी डरता है कि यार अगर कश्मीर में एक मैसिव अपराइजिंग हो गई, हम तो कहते हैं कि कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, फिर हम दुनिया भर में शोर मचाते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है, और बिल्कुल जुल्म हो रहा है। तो अगर तो पुलिस एक्शन करना पड़ा पाकिस्तान वाले कश्मीर में, AJK में, खुदा ना खास्ता यहाँ भी लाशें गिरी, तो वो इंडिया भी दुनिया भर में जो है उसको प्रोजेक्ट कर सकता है। तो उसकी वजह से
और कश्मीर पे पाकिस्तान की पोजीशन की वजह से पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कश्मीर के लोगों को एलियनेट करना या कश्मीर में मास प्रोटेस्ट होना। तो ये पैकेजेस अनाउंस करके, पैसे देकर, सब्सिडीज़ देकर आवाम को प्लेकेट किया जाता है। तो फिर गवर्नमेंट ने जब मैसिव प्रोटेस्ट हुई, स्ट्राइक्स हुई, मान लिया, पैकेज अनाउंस कर लिया, अग्रीमेंट साइन कर दिया। ये चीज़ हुई अक्टूबर 2025 में, जब 38 की 38 डिमांड जो हैं गवर्नमेंट ने मान ली। पर उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुई, गोलियां चली, वो तशद्दुद जो हुआ, वो सबको पता होगा। उस टाइम यही खबरें चल रही थी कि गवर्नमेंट कह रही थी प्रोटेस्टर्स ने गोली चलाई, प्रोटेस्टर्स कह रही थी गवर्नमेंट ने गोली चलाई, बट डेफिनेटली प्रोटेस्टर्स डाइड ड्यूरिंग दैट इज़ वेल। अब जो सब की पोजीशंस हैं और मेरी जो राय है सबकी पोजीशंस के ऊपर, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जेएसी जो कह रही है कि 3 महीने का हमें टाइम दिया गया था कि ये जो आपकी डिमांड्स हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फिर हमने 1 महीने और ग्रेस पीरियड दिया कि चलो नई हुकूमत आई है, इनको टाइम दे देते हैं कि यार ये कर लें। अभी जो ये वीडियो बन रही है, अब तो जून का महीना है, तो जेएसी कह रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। एजेके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कह रहे हैं कि 98% इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो जेएसी ने एविडेंस के साथ दिखाया कि ये बात बिल्कुल झूठ है। अगर तो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी या रेट्स की बात हो रही है, उसमें भी लोगों के घर पे सरचार्ज लग कर आ रहे हैं। दूसरा, जो पहली ही शुरू की डिमांड थी कि तकरीबन 200 FIRs लोगों के ख़िलाफ़ काटी गई हैं ओवर द प्रोटेस्ट, वो क्वॉश की जाए। वो उन्होंने ऑफिशियल पेपर से ही जेएसी ने दिखाया कि 60-70 जो हैं वो हुई हैं सिर्फ। तो वो जो 98% इम्प्लीमेंटेशन वाली स्टेट के प्राइम मिनिस्टर का दावा था, वो तो विद एविडेंस जेएसी दिखा रही है कि ये झूठ है। और क्योंकि इन डिमांड्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो ये जो फ्रेश राउंड ऑफ प्रोटेस्ट है और इसमें जो वायलेंस हो रहा है, अगेन कंडेम ही कर सकते हैं। स्टेट को चाहिए कि भाई लोग अगर अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, जो डिमांड्स आपने साइन ऑन की हैं, तो भाई उनके साथ बैठो, उनको इम्प्लीमेंट करो। देखो जहाँ मसले मसाइल आ रहे हैं, टेक देम ऑन बोर्ड। जेएसी के जो लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस मैसेकर कर रही है, वो इस तरह की जो बातें हैं मेरे ख़्याल से उस वजह से इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के जो माउथ पीसेस हैं हमारे मीडिया में, वो ये बातें कर रहे हैं कि ये रॉ की ज़बान है, ये इंडियन प्रोपेगेंडा है। देखें, आप अगर कोई चीज़ गलत करेंगे और वो दुश्मन के फ़ायदे में है, तो वो लोग एम्पलीफाई करेंगे। इस वक्त अगर कॉकरोच जनता पार्टी इंडिया में लॉन्च हुई है, पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं ना, हमें तो पता भी नहीं होगा कि ये होगा। वो अमेरिका में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का एक फॉर्मर सोशल मीडिया मेंबर, उसने शुरू किया है। इंडिया ने क्या शुरू कर दिया भाई, पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान से फॉलोअर्स हैं, बॉट अकाउंट्स हैं, हमें तो पता भी नहीं। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे ना। बट क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ISI की साजिश थी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इसी तरह एक जेन्युइन राइट्स बेस्ड मूवमेंट है, ग्रीवियंसेस हैं। जस्ट बिकॉज वो गोदी मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जेएसी जो है वो रॉ की साजिश हो जाती है। अगर तो जेएसी रॉ की साजिश है, तो क्यों बैठ के उनके साथ अग्रीमेंट साइन किया था? अब स्टेट क्रैकडाउन कर रही है, जेएसी के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ FIRs कर रही है। जो डिमांड्स हैं उसमें जो मैंने कहा, जो मेन मसला बना हुआ है, उसको देख लेते हैं। और वो मसला वो ये है, जो 12 मुहाजिरीन की सीटें हैं 1947 में और 1965 में। इंडियन साइड ऑफ कश्मीर से माइग्रेशन हुई, जो लोग आए उनको मुहाजिरीन कहा जाता है। तो 6 कश्मीर डिवीज़न की सीटें हैं, 6 जम्मू डिवीज़न की सीटें हैं। तो ऑन द फेस ऑफ इट चलें, सेंस बनता है कि भाई वो लोग आए हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है कि बड़े लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी ये मुल्क बनाने के लिए, तो एक फोर्स माइग्रेशन हुई। तो उनकी मर्ज़ी तो नहीं थी, जो लोग आए हैं उनको वायलेंस से भागते हुए वो लोग आए, तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान के आइडिया में, ये इन थ्योरी सही बात है। अच्छा, इन फैक्ट क्या हो रहा है कि अब तो 70-80 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। अब उनकी अगर 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन जो महाजरीन थे, उनके बच्चे रावलपिंडी में हैं, उनकी शादियां रावलपिंडी में हुई हैं, उनके अपने बच्चे जो हैं वो रावलपिंडी में रहते हैं और वो कश्मीर असेंबली के मेंबर हैं। अब ये चीज़ खटक रही है लोगों को कि यार 53 मेंबर्स की असेंबली है, उसमें 12 सीटें जो हैं वो मुहाजिरीन की हैं। ये लोग कश्मीर में होते नहीं हैं, ये लोग कश्मीर में टैक्स नहीं देते, ये लोग रहते हैं रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, और इनकी जो सीटें हैं वो कश्मीर की असेंबली में है। ये कहाँ से सेंस बनता है? और जेएसी ने एग्जैक्टली बोला है, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि वो सेपरेट करना चाहते हैं या वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ये तो किसी ने भी नहीं बोला। उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी बोला है कि भाई जो महाजरीन हैं ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने हम हैं, यहाँ के कश्मीर में रह लें।
आपको अपनी सीट पे रहना है, आप आएँ कश्मीर में रहें, जितना हमारा हक है उतना आपका हक है। हम भी असेंबली में बैठेंगे इलेक्ट होके, आप भी बैठेंगे असेंबली में इलेक्ट होके। रावलपिंडी में अपनी पूरी ज़िंदगी बनाकर, टैक्स देकर, बच्चे वहाँ रेस करके कश्मीर असेंबली का पार्ट होना, ये चीज़ सेंस नहीं बनती। एंड आई सॉर्ट ऑफ अग्री विद दैट आर्ग्यूमेंट बाय द जेएसी। जो दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट आता है कि भाई झत्ता बना के आप सड़क पे नहीं आ सकते, ये तो आपने दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट होती हैं उनका जवाज़ ही ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह तो जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीडीएम ने पूरी मूवमेंट निकाली थी, तो आप फिर झत्ता थे, आप झत्ता बना के कैसे सड़क पर आए? तो ये बात सेंस नहीं बनती। जो आप थोड़ी मेरी नज़र में डंडी मार रहे हैं आर्ग्यूमेंट में कि अगर आपको मसला सॉल्व करना है तो ये एक लीगल मसला है, वो 2/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको चाहिए होगी असेंबली की, 2/3 लेकर आएँ, असेंबली में आएँ, चेंज करवा दें। ये वही है कि आपको भी पता है जो चीज़ नहीं होनी। जो जेएसी की बात है, दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स सेंस टू मी कि 53 मेंबर की असेंबली है, उसमें अगर आपको 2/3 चाहिए तो 17 पॉइंट समथिंग मेंबर्स के अलावा आपको सबका वोट चाहिए। अब उसमें से 12 तो महाजरीन की सीटें हैं। अब जिनकी सीटें हटानी हैं वो थोड़ी ना वोट देंगे। तो आपने एक इतना बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है दैट इंश्योर्स के 2/3 तो आ ही ना सके। कुछ अगर 4-5 लोग और भी उस साइड पे हो गए तो फिर 2/3 लाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्योंकि आपको पता है वो इम्पॉसिबल रूट है और आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है जो उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो असेंबली में बैठ के उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट वोट देंगे, तो यू सॉर्ट ऑफ मेड दैट पाथ इम्पॉसिबल एंड नाउ यू आर हाइडिंग बिहाइंड द लॉ बाय सेइंग तो आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आप कर लेंगे। आप प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं? भाई प्रोटेस्ट ही तो करते हैं ना जब चीज़ें जिस तरह लोग चाहते हैं उस तरह नहीं होती। तो लोगों का हक है सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना। चेंज जो है वो ऐसे ही आता है। जेएसी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये जज्बाती बातों में हमें फंसा रहे हैं। 1947-1965 में ही सिर्फ लोग नहीं मरे, एलओसी के अक्रॉस फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, थ्रू आउट होती है। तो अगर तो यही बात है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने जाने दी हैं, तो कश्मीर के लोग रोज़ जाने दे रहे हैं। इस जज्बाती बात के ऊपर आप एक पोजीशन लेके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कैसे ले सकते हैं? और जहां आप रहते ही नहीं हैं वहां आप एक असेंबली मेंबर कैसे हो सकते हैं? अगर तो आपको इस इशू का ABC कुछ भी नहीं पता और आपको एक इंसान को सुनना है अपनी पोजीशन फाइनल करने के लिए, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सरदार अतीक अहमद ख़ान को सुन लें। क्योंकि आप उनको 20 मिनट सुनेंगे ना और आप बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये आदमी जो कह रहा है मेरी पोजीशन उसके ऑपोजिट है। क्योंकि वो सारी वो बातें करते हैं जिसको आपको लगता है कि ये फ्रॉड है। वो जो बातें हैं ना, वो उनकी वो बातें हैं कि हमने कुर्बानियाँ दी, हमने पाकिस्तान के ख़याल के लिए, हमारे जो लोग हैं वो मरे हैं, इसीलिए हमारी पर्क्स और प्रिविलेजेस में एक भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप और सरदार अतीक अहमद ख़ान जो है वो 2 दफ़ा फॉर्मर कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसके प्रेसिडेंट है। ये जो एक आर्गूमेंट है, एक इमोशनल आर्गूमेंट है। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। तो पहले तो आपका ये रेड फ्लैग है कि जो लोग ये मंजन चूरन बेचते हैं कि हर चीज़ रॉ की साजिश है, हर चीज़ एंटी पाकिस्तान है, वो आपको होता है कि यार ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ। दूसरा कि हमारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, मैं जो कश्मीर की स्टेट से सैलरी ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, ड्राइवर ले रहा हूँ, TADA ले रहा हूँ, घर ले रहा हूँ, इनमें से एक भी चीज़ कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरे वालिदैन ने 1947 में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। तो आपका होता है कि यार आप ज़रा यूज़ कर रहे हो पाकिस्तान की मूवमेंट और उन कुर्बानियों को जेब में पैसा डालने के लिए। लिटरली सरदार अतीक अहमद ख़ान बातें ही ऐसी करते हैं कि हमने 6 लाख लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पर्क्स और प्रिविलेजेस में एक चीज़ की भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो मुझे जेएसी की जो बात थी कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, कश्मीर की तहरीक को एक इंडस्ट्री बनाया हुआ है, यानी कैपिटलिज्म के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो कश्मीर कमेटी पाकिस्तान में बनी हुई है और उसमें जो लोग हैं वो जो माइलेज लेते हैं, वो जो उनको प्रिविलेज मिलती है, वो उससे भी हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये एक इंडस्ट्री है। तो जेएसी की जो ये आर्ग्यूमेंट है कि भाई छोटी सी रियासत है हमारी, उस पर आप इतना बोझ नहीं डाल सकते कि ये मिनिस्टर्स की पर्क्स और प्रिविलेजेस, वो मिनिस्टर्स जो रहते भी नहीं हैं कश्मीर में, वो क्यों दे रही है कश्मीर की रियासत। मैं जेएसी के साथ हूँ। जेएसी ने कहा कि भाई 45,000 जो है सैलरी बढ़ाई गई, TADA बढ़ाया गया, ड्राइवर लिया गया अपनी उस पर्क और प्रिविलेजेस में। पर्सनली मुझे पिछले 2-3 सालों में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। जो लास्ट मुझे चीज़ मिली कि कश्मीर असेंबली में 2023 में
पास किया था। लास्ट मुझे ये चीज़ मिली कि कैबिनेट जो है वो 20 लोगों की फैसल राठौर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बनाई है, पर वो कहते हैं कि ये JAC के अग्रीमेंट के साथ बनी है। 2023 में कश्मीर असेंबली में एक बिल आया था, वो इंटरेस्टिंगली आप अगर असेंबली की वेबसाइट पर जाएं तो बिल खुलता भी नहीं है, तो बिल की डिटेल्स मेरे पास नहीं है, पर उस पर जो रिपोर्टिंग हुई है अखबारों में वो यही हुई है कि सैलरीज बढ़ाई गई हैं, पर्क्स बढ़ाई गई हैं। तो व्हाट आई थिंक JAC इज सेइंग कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो 20 लोग हैं, तो जिन लोगों को आपने मेंबर ऑफ असेंबली से कैबिनेट मेंबर बनाया है, मिनिस्टर बनाया है, तो एज मिनिस्टर जो उनको पर्क्स और प्रिविलेजेस मिली हैं, बढ़ी हैं, वो उनको मसला है। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमसे तो आपने एग्री किया था कि 12 मुहाजिरीन की जो सीटें हैं वो हम हटाएंगे। ना सिर्फ आप हटा रहे हैं, आप उनको कमिटीज़ में डाल रहे हैं, कमिटीज़ में उनको पोजीशन ऑफ पावर दे रहे हैं, मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ा रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये भी इशू है कि मुहाजिरीन के जो बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में कोटा मिलता है कश्मीर की। जनवरी 2025 का मुझे एक हाई कोर्ट का जजमेंट मिला जिसमें जो 1989 के रेफ्यूजीज़ थे उनको 6% जो कोटा मिला हुआ था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। तो फिर उन्होंने भी 1989 के मुहाजिरीन ने ये रोना शुरू कर दिया कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में जो मूवमेंट हुई थी जिसने शेख हसीना की गवर्नमेंट ही गिरा दी, वो इसी के ऊपर हुई थी कि 1971 के जो वॉर हीरोज़ हैं उनको स्पेशल कोटाज दिए जाते थे। तो यूथ ने बोला भाई ये किस खाते में आप दे रहे हैं। गोइंग बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट के बेसिक मसला यही है कि कश्मीर का स्टेटस जो है उसमें एक कन्फ्यूजन है, उसमें एक अभाम है, उसमें अब किसी को नहीं पता कि क्या होगा। एक्चुअली आई थिंक सबको पता है, वी लाइक टू प्रिटेंड कि हमें नहीं पता। तो सरदार अतीक अहमद ख़ान जो कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी रेस्ट ऑफ इंडिया से लोगों को कश्मीर में आबाद कर रहा है, 40 लाख लोग वो कश्मीर में ले आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को पहले अलग कर चुका है। अब अगर वो कह रहा है कि मुहाजिरीन भी काउंट नहीं होंगे, तो कल को जब प्लेबिसिट होगा, रेफरेंडम होगा, तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉपुलेशन तो बड़ी छोटी हो जाएगी, दूसरी तरफ इंडिया की जो कश्मीर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो JAC का आर्ग्यूमेंट ठीक है कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कहती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा सिक्योरिटी काउंसिल के UN में रेजोल्यूशन में। ऑन ग्राउंड जो है वो, एंड आई थिंक सब पार्टीज़ को मेरी बात ये बुरी लगेगी, लेकिन जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं मैं तो वही आपको बता सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। जो चीज़ है मुझे जो नज़र आ रही है मैं वही कह सकता हूँ। ऑन द ग्राउंड फैक्चुअली तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो LOC है वो इंटरनेशनल बॉर्डर ही है, स्पेशली आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय इंडिया। वो पहले भी कहते थे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अब तो और ज़्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट है ऑफ इंडिया। तो द आइडिया कि इंडिया वो कभी गिव अप करेगा वो मुझे नहीं लगता। स्पेशली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है, बट नरेंद्र मोदी के बाद भी वो पॉसिबल नहीं है, एंड दे हैव मेड इट इम्पॉसिबल ऑन द ग्राउंड एज वेल। पाकिस्तान की जो पोजीशन है ऑन कश्मीर वो हिस्टोरिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। हम तो कहते हैं कि भाई कश्मीर की मर्ज़ी, कश्मीरियों की मर्ज़ी है, आप डिसाइड करें, आप वोट करें। दूसरा जो आर्मी रिप्रेशन है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़्यादा रहा है, बट पाकिस्तान भी जहाँ डंडी मारता है वो पहले तो गिलगित बल्तिस्तान को साइड पे कर देता है। तो पाकिस्तान नेवर वुड हैव बीन इन फेवर ऑफ एनी रेजोल्यूशन दैट वुड हैव मेंट कि हमें गिलगित बल्तिस्तान देना पड़ता और पूरा कश्मीर आज़ाद हो जाता। ना इंडिया की रियासत ना पाकिस्तान की रियासत ये चाहती है कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, और द पॉसिबिलिटी कि हमारा कश्मीर दूसरे मुल्क को चला जाए, इंडिया का पाकिस्तान आ जाए या पाकिस्तान का इंडिया चला जाए, वो तो लड़ मर जाएंगे, नहीं होगा। तो दोनों मुल्कों ने मान तो लिया है कि जो LOC है वही बॉर्डर है। इसमें मुझे पता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो नाराज़ होंगे, उनको नहीं अच्छा लगेगा। भाई आपके फ्यूचर क्या होना चाहिए वो आप ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं कर सकता आपके लिए। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें ये इशू है कि भाई कश्मीरियों के ख़ानदान हैं बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, कश्मीरियों का आना जाना रहता है, ऐसे कैसे फैमिलीज़ को आप अलग कर सकते हैं। तो पंजाब में भी यही हुआ, खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ। ये तो पार्टीशन का एक मसला रहा है जो कश्मीर के केस में
2026 तक परसिस्ट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। क्या पाकिस्तान की जंग में बीच में कौन पिसते हैं? कश्मीर के लोग। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, सबसे ज़्यादा फायरिंग, सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। तो बेचारे कश्मीर के जो लोग हैं वो इस जंग में सबसे ज़्यादा पिस रहे होते हैं। जो कश्मीर महाजरीन की आर्ग्यूमेंट है उसके लिए इंडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं हल होगा या इंडिया पाकिस्तान बैठकर कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, तब तक इन लोगों की दुकानें चलती रहेंगी। तो वो JAC की आर्गूमेंट जो है कि भाई ये एक इंडस्ट्री है, वो उसकी आपको एविडेंस ऐसे मिलता है कि कल को अगर मसला हल हो गया तो ये जो सारा मसला है कि अच्छा भाई महाजरीन का स्टेटस क्या है, महाजरीन की सीटें क्यों हैं, या जो एक फ़ियर है कि भाई इंडिया ले जाएगा, वो फियर मॉन्गरिंग ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आप लोगों की दुकानें कैसे चलेंगी? या आप लोगों के रावलपिंडी में बैठकर कश्मीर से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने की जवाज़ क्या रहेगा? JAC के लोग तो ये कहते हैं कि भाई इवन बिफोर ऑल ऑफ दिस, कि JAC के वजूद से भी पहले कमर ज़मान कायरा जैसे लोगों ने आकर ये चीज़ें खुलकर कश्मीर के लीडर से डिस्कस की थी कि कश्मीर को अगर पाकिस्तान प्रोविंस बना दे तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। जो महाजरीन की आर्गूमेंट है, उनके मौक़िफ़ में जो एक आर्गूमेंट है जो मुझे लगता है कि सही बात है, वो ये है कि वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ लेने के चक्कर में सब कुछ देना पड़ जाए। तो वो कहते हैं कि आप जो चीज़ इंजॉय करते हैं, अगर तो आटे की बोरी आपको सब्सिडाइज़ मिलती है, अगर अरबों के पैकेजेस पाकिस्तान की रियासत जो है वो कश्मीर को देती है, अगर तो बिजली 2 रुपये 3 रुपये कश्मीर में मिल रही है और 10-20 रुपये जो है वो पंजाब में मिल रही है, या कमर्शियल रेट 10-20 रुपये कश्मीर में मिल रहा है और 60-70 रुपये पंजाब में मिल रहा है, तो पाकिस्तान ये सब्सिडीज़ दे रहा है। या आटे की बोरी पर पाकिस्तान सब्सिडी देता है और आटे की बोरी 30-40% सस्ती कश्मीर में मिल रही है कंपेयर टू पंजाब। वो इसीलिए मिल रही है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। तो अगर आप एक तरफ JAC आर्ग्यू कर रही है कि भाई जो महाजरीन हैं और ये जो जवाज़ नहीं बनता इन सबको हटाएं, और दूसरी तरफ वो ये भी आर्ग्यू कर रही है कि जो इकोनॉमिक सब्सिडीज़ हैं वो मेंटेन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो अगर तो कश्मीर को हम एक प्रोविंस बना देते हैं कि जिस तरह पंजाब है, जिस तरह सिंध है, तो ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, या कल को इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल हो जाता है और वो जो एक खौफ है कि मास अपराइजिंग होगी तो कश्मीर का मसले में इंडिया की साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या इंडिया का जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये इकोनॉमिक प्रिविलेजेस जो हैं उसका जवाज़ नहीं रहेगा और पाकिस्तान को ये अरबों के पैकेजेस नहीं देने पड़ेंगे। उसमें जो वो आर्गूमेंट है कि ये प्रिविलेज नहीं है, ये मंगला डैम क्योंकि प्रोड्यूस करती है बिजली तो फिर हमारा हक है सस्ती बिजली का, तो ये तरबेला के लोग भी आर्ग्यू कर सकते हैं। मेरी एक पूरी वीडियो है डैम्स वाली पे कि मंगला तरबेला जब बने थे उसमें लोगों के साथ क्या हुआ था, उनकी ज़मीनें जो ली गई थी उनका मुआवजा सही तरीके से नहीं दिया गया था, और गिलगित बल्तिस्तान में डामीर भाषा पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। बट जनरली आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट कि जो सस्ती बिजली कश्मीर को दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है बिकॉज मंगला डैम वहाँ बना था, वो इसीलिए दी जा रही है कि हमें कश्मीर के लोगों को अपनी साइड पे रखना है इन द डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट विद इंडिया ऑन कश्मीर। जब 2024 में प्रोटेस्ट हुई तो फिर 24 बिलियन की एक और पैकेज अनाउंस किया गया। तो ये सारी पोजीशंस थी, इस पे आपकी क्या राय है? मैंने अपनी राय दे दी कि मुझे कहाँ कौन सही लगता है, कहाँ किसकी आर्गूमेंट बिल्कुल सही लगती है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान गिव अप करेगा ये 12 महाजरीन की सीटें, बिकॉज JAC जो बात कर रही है वो सच है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो रियासत है, अभी तो वो करंट क्राइसिस हो गया ना, बट जनरली AJK की जो हुकूमत होती है वो उसी की हुकूमत होती है जिसकी फेडरल में हुकूमत होती है। अभी ये क्राइसिस चल रहा है तो मसले मसाइल चल रहे हैं, बट पाकिस्तान अपना कंट्रोल AJK के ऊपर और कश्मीर असेंबली के ऊपर इन 12 मुहाजिरीन की सीटों के थ्रू ही मेंटेन करता है, तो दे विल नॉट गिव दैट अप। जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है कि ठीक है ये राय है वो राय है, आपकी ये राय हो सकती है वो राय हो सकती है, सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नुमाइंदा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, उन्होंने उस पर वादा किया कि मॉनिटरिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो नहीं हुई। ये आर्ग्यूमेंट 100% ठीक है कि भाई साइन क्यों किया, अग्री क्यों किया, आप नेगोशिएट कर लेते। आप बोलते नहीं यार ये इस तरह होगा, ये होगा, हो सकता है कि आपको जो सब्सिडीज़ देनी पड़ी, पैकेजेस अनाउंस करने पड़े, उनमें 10-20 अरब और ऐड करने पड़ते। बट द फैक्ट दैट यू साइंड अ डॉक्यूमेंट, तो अब तो JAC बहुत बेसिक बात कर रही है, ये डॉक्यूमेंट है, ये आपने साइन किया है, ये आपने वादा किया था कि 3 महीने में होगा, वो 6 महीने हो गए हैं, वो क्यों नहीं हुआ। ये आर्ग्यूमेंट 100% वैलिड है। और JAC की ये बातें भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जो पर्क्स हैं, आपकी प्रिविलेजेस हैं, वो कम करो, बिल्कुल 100% कम होनी चाहिए। जो एक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मसला आ रहा है कि JAC इस ट्रेडिशनल PTI PMLN PPP स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, तो वो इंडिविजुअल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस
देकर, कुछ लोगों को पोजीशन ऑफ पावर देकर मूवमेंट को नहीं दबा सकती। मुझे लगता है कि आप जेएसी के लीडर्स को दे भी दें पोजीशन ऑफ पावर तो 3-4 महीने में इन लीडर्स के ख़िलाफ़ जेएसी के जो लोग हैं या जो लोग सड़कों पर आए हैं वो वापस सड़कों पर आ जाएंगे। ऑनेस्टली मुझे एनी टाइम सून मसले का हल नहीं लग रहा। हो सकता है जिस तरह पिछले साल हुआ था कि कोई अरबों का पैकेज अनाउंस हो जाए और अभी प्रोटेस्ट कम हो जाएं, लेकिन 6 महीने बाद फिर आ जाएंगी, 8 महीने बाद फिर आ जाएंगी। जब तक कश्मीर का स्टेटस फ्लक्स में रहेगा, कन्फ्यूजन में रहेगा, ये मसले मसाइल अनफॉर्चुनेटली होते रहेंगे। पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि मास अपराइजिंग हो, प्रोटेस्ट हो। पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि वायलेंस हो। इसमें वायलेंस करवाने में या इस चीज़ को एम्पलीफाई करने में इंडिया का रोल होगा, बिल्कुल होगा यार। पर गोली तो नहीं पुलिस की गन में डालकर इंडिया ने चलाई ना। तो आपको इस एक सेंसिटिव इशू को पर सेंसिटिवली डील करना पड़ेगा। आप न्यूज़ दबाकर, गोलियां चलाकर इस चीज़ को मसला नहीं हल कर सकते। अवाम को ढटना देकर मुल्क नहीं चलता। अवाम की जो राय है वो सुन लीजिए, बैठकर टेबल पर ही डिसाइड होगा। जैसे मैं शुरू में भी कह रहा था कि आपके पास जब सिर्फ हथौड़ा हो तो आपको हर मसला कील लगता है, और पाकिस्तान में तो हमें मिलता ही हथौड़ा और डंडा और कील हमारे पास है। बलूचिस्तान में जो हैं वो टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, ट्रेड यूनियन के लोग थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बजट से पहले कि भाई हमारी जो आप इंक्रीमेंट्स करते हैं वो इन्फ्लेशन से लिंक करें। इन्फ्लेशन देखें कहाँ जा रही है, हमारी सैलरी उस तरह से नहीं बढ़ रही। एक ग्रैंड अलायंस ऑफ वर्कर्स था जिसमें ट्रेड यूनियन के भी लोग थे। वो कोई सेपरेटिस्ट नहीं हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं हैं, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जो फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं और जो प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है उसमें पैरिटी होनी चाहिए। जवाब में हुकूमत बलूचिस्तान ने 34 टीचर्स की कंपलसरी रिटायरमेंट करवा दी। जो लोग पहले ही शिकायत कर रहे थे कि भाई रहना मुश्किल हो रहा है, इस सैलरी में गुजारा मुश्किल है, महंगाई देखें, हुकूमत बलूचिस्तान ने बोला कि तूने प्रोटेस्ट कैसे की, जो उनका राइटफुल हक है, जो एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमें कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। कंपलसरी रिटायरमेंट करवा दी, कुछ लोगों को 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। पब्लिक सर्विसेज इंटरनेशनल ने एक ख़त लिखा है हुकूमत बलूचिस्तान को कि जो आप कर रहे हैं ये ILO जो पाकिस्तान ने साइन ऑन किया हुआ है ये उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो उनकी जो डिमांड है कि इन लोगों को रीइंस्टेट किया जाए, और इनकी हमारी भी वही डिमांड है कि इनको रीइंस्टेट किया जाए पाकिस्तान में, वरना जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए उसके लिए भाई डंडा ही है।